हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिजिक्स का एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, क्योंकि कमेंट में और ऑफलाइन में भी इसे नहीं पढ़ाया गया था, तो हमने देखा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। और इस आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। कहने का मतलब, हम ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय ये तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है ये क्या है, मतलब ये क्या होते हैं ये हमने बताया, लेकिन चुंबकत्व का परमाणु मॉडल के आधार पर हमने नहीं बताया है। तो देखा गया है कि बोर्ड में 5 नंबर का आता है कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल लिखिए तथा इसके आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। तो आज हम ये टॉपिक देखते हैं, पढ़ा देते हैं, जिससे एग्जाम में आने का बहुत बहुत संभावना है। तो चलते हैं, देखते हैं। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। तो ये देखिए क्या होता है, ये तो 2 नंबर में रहता है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। 2 नंबर में तो ज्यादा बहुत नहीं लिखा जाएगा और ना कुछ है, बस कुछ बातों को सुन लीजिए। भाई ये तो बहुत छोटे क्लास से ही पढ़ते आए हैं, हम वही बात रटा रटाया बयान कॉपी में लिखेंगे कि पदार्थों के चुंबकत्व को परमाणु मॉडल के आधार पर भी समझाया जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं, छोटे क्लास की बात कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर की जाती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बहुत से परमाणु से मिलकर बना होता है। इसके केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी बात कोई नया नहीं है। अब इसी के आगे कुछ बात नई कही जाएगी, तो ध्यान दीजिए, हम एक बार फिर से बोलते हैं, आराम से समझिए। भाई इसमें जब नया आएगा तो हम बताएंगे। तो कहने का मतलब क्या कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि पहली बार जो क्वेश्चन रहता है उसके बारे में एक लाइन जरूर लिखा जाता है। तो हम यही कहेंगे कि पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर किया जा सकता है। ये हमने कोई अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, जो क्वेश्चन था उसी के आधार पर। अब आगे हम कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। इसके भीतर एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहां से आगे हमें जो बात करनी है वो कुछ मेन बात कर लेनी है। हम यही कहेंगे कि हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए बात, हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है, साथ में वह अपने धुरी पर भी चक्रण करता है, स्पिन करता है अपने धुरी पर। भाई देखे होंगे कि जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही लगाती है, जो अपना चक्कर 365-366 दिन में कंप्लीट करती है। साथ में पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, स्पिन करती रहती है। तो यही मामला सेम इलेक्ट्रॉन का है। तो हम यही चाहे तो 2 नंबर में यही से बात कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में परिक्रमा के साथ साथ अपनी धुरी पर भी चक्रण, स्पिन करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। यही एक नया बात आ गया। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव तो एक स्पेशल टाइप का डेफिनेशन भी है, स्पेशल टाइप होता भी है। वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाए भी थे,
एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। ये किसका डिफिनेशन था? वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l होती है। लेकिन यहां चुंबकीय द्विध्रुव में ऐसा कुछ नहीं है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं, समझ लीजिएगा। दुनिया के संसार के वह सभी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में संरेखित या क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, वह सभी चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। कोई भी धारा लूप है, कुछ भी है, दंड चुंबक है, मतलब कहने वह चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, वह सभी पदार्थ संसार के जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक धारा लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और ये जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए अगर, तो वो हमेशा घूम के चुंबकीय क्षेत्र में आने का प्रयास करता है या घूम के संरेखित हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र में। और ये पहले से हम पढ़ा चुके हैं कि किसी को घुमाने वाला जो बल होता है, जो बल घुमाता है, उसे क्या कहते हैं, याद होगा, उसे घुमाने वाले बल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, मैग्नेटिक टार्क्यू कहते हैं। तो बस हम यही कहेंगे, ध्यान दीजिए। तो बात एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर में आता है, बहुत कहानी नहीं लिखेंगे। हम यही कहेंगे कि हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में परिक्रमा के साथ साथ अपनी धुरी पर भी चक्र स्पिन करते रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, जिस कारण से परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने का मतलब क्या, उसे घुमाने वाला एक आघूर्ण, इसका परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण कक्षा में परिक्रमा के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के चक्रण दोनों के कारण उत्पन्न होता है। परंतु मेन लाइन यह है, परंतु चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण ही उत्पन्न होता है। बस इतनी बात कह देना है। हम लिख भी देते हैं भाई, हम यही कहेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ये 2 बना दिए हैं, इसका मतलब 2 बार यही। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं। बात समझते होंगे, जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी साथ में अपने अक्ष या धुरी पर भी चक्कर लगाती है, तो वही बात हम यही कहेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा साथ में ये इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी चक्र मतलब स्पिन, ऐसे पृथ्वी भी है 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो साथ में ये इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर चक्र करते हैं। दोनों बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षा में चक्कर लगाते हैं और अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाते हैं। अब बात हुआ, खुद ही समझिए कि इलेक्ट्रॉन, अब हमें क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन पर यही कहेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है,
होता है, जिस कारण से क्या, जब निगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, जिस कारण से ये चुंबकीय, यही लाइन मेन है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। अब समझ गए होंगे, अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो इसका मतलब उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा जो उसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो वही बात, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो हम कहेंगे जिससे परमाणु के भीतर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ये मेन है, जिससे परमाणु के भीतर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, ये जरूर कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब हम इसमें एक बात चाहे तो और कर दें कि ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इतनी बात हो गई, परंतु मेन लाइन, ये लाइन ध्यान रखेंगे, परंतु चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग, जरूर लिखेंगे परीक्षा में, अधिकांश भाग, भाई दो दशाओं में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, एक तो अपनी धुरी पर ही स्पिन कर रहे हैं और एक अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब इस पर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो दोनों की भूमिका है, स्पिन की वजह से, कक्षा की वजह से। परंतु ये लाइन याद रखना कि चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है इसका अधिकांश भाग 95% लगभग स्पिन के कारण होता है, चक्रण के कारण होता है, ये ध्यान रखें। चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। ये लाइन 2 नंबर का जो आता है भाई इसमें कुछ रखा नहीं, कह देंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, साथ में भाई क्या कहना है, क्या याद करना है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, साथ में ये अपने धुरी पर भी चक्कर करते हैं, जिस कारण से उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग स्पिन के कारण ही उत्पन्न होता है, मतलब परिक्रमा के कारण उत्पन्न नहीं होता। ये हो गया, तो ये 2 नंबर में। अब चुंबकत्व मॉडल हो गया। अब इसके क्या है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय की व्याख्या इस आधार पर करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम इसमें डालते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या, अब ये देखेंगे क्या है, ये ध्यान रखिए ये क्या है भाई। वैसे तो हम जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लासेज में, तो हमने ये बताया था भाई प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो क्षेत्र के एंटी विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल भी दिखाए थे पढ़ाते समय, लेकिन यहाँ इस मॉडल के आधार पर इसकी व्याख्या करना है। तो बस ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या मामला है उसको समझेंगे इस आधार पर। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं, वहां वाला पदार्थ नहीं कहेंगे जो प्रतिचुंबकीय एंटी में चुंबकित हो जाते हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं। बहुत मेन बात समझते हैं, इवन नंबर में सम संख्या का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 10 है या 12 है,
तो इसके कारण क्या फायदा होता है, क्या हो रहा है इसमें, तो एक बार सुन लीजिए, हम लिखा देते हैं। हम यही कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सम संख्या में उपलब्ध होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, अब सम का मतलब समझ गए होंगे, पेयर में दो दो इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बनता रहे, पेयर बनता रहे, युग्म बनता रहे, तो वही कहेंगे जिससे ये इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। और समझेंगे बात, जब दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म बना लिए, पेयर बना लिए, तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट साइड में स्पिन करेगा चक्र, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट साइड में स्पिन चक्र करेगा। बात को समझेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं। अब मान लीजिए दो जिससे दो दो मिलकर युग्म बना लेते हैं, और ये दोनों युग्म वाले इलेक्ट्रॉन करते क्या है, जैसे समझेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जब इधर को स्पिन करता है, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर को स्पिन करता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्पिन करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण इधर को उत्पन्न हुआ, उतना ही चुंबकीय आघूर्ण उस साइड में उत्पन्न हो जाने से, मतलब चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से निरस्त अर्थात शून्य हो जाते हैं। तो जब चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया, मतलब हाँ, तो यही चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो फर्क देखेंगे ये बात। तो इतनी बात तो पहले लिख दिया जाए, यही कह दिया जाए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं, सम संख्या में होते हैं। कैसी संख्या में, सम संख्या में होते हैं, जो युग्म बनाते हैं। जब सम संख्या में दो दो का है, जो युग्म, पेयर जिसे कहते हैं, जो युग्म बनाते हैं, युग्म ये बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, तथा जब ये युग्म बना लेते हैं, तथा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तथा ये दोनों, ये लाइन मेन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो युग्म बना लिए, पेयर बना लिए, अभी दिखाए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्पिन करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्पिन चक्र करते हैं, जिससे जब ये एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं, तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा, जिससे चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इतनी बात, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें सम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक दूसरे के एंटी मोशन करते हैं, जिससे चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से क्या, निरस्त अर्थात शून्य हो जाते हैं। हाँ, जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अब आगे का मैटर समझेंगे। बराबर स्पीड से दोनों एंटी घूमते थे, तो ये निरस्त हो जाते थे। लेकिन एक मजे की बात देखिए, जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड डाउन हो जाती है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है। तो खुद ही समझिए, इसका मतलब वो जो चुंबकीय आघूर्ण बैलेंस था, अब एक में ज्यादा हो जाएगा, एक में कम हो जाएगा, जिससे हमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो यही हम कहेंगे जब इन्हें
बाह्य चुंबकीय, जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं लिखते, क्या लिखे, एक इलेक्ट्रॉन की गति धीमी तथा दूसरे की गति में वृद्धि हो जाने के कारण ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अब देखिए, तो प्रचुंबकीय की व्याख्या कर दी गई। अब अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय बचा। एक बार इसकी शॉट लीजिए ताकि इसको हम इरेज कर दें। हाँ, अब देखिए सेकंड नंबर अनुचुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अब नहीं लिखाएंगे। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, वो तो हम पहले पढ़ा चुके हैं कि क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन इसके चुंबकत्व मॉडल के आधार पर, हाँ तो देखेंगे ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं तो आप पढ़ा चुके हैं, लेकिन चुंबकत्व मॉडल के आधार पर इसमें क्या मैटर होता है। देखिए बस इसमें क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। कहने का मतलब प्रचुंबकीय पदार्थ में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती है, जो क्या करते हैं देखेंगे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती है जो एक ही दिशा में स्पिन करते हैं। तो खुद समझिए, जब एक ही दिशा में स्पिन करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा बढ़ेगी। तो वही बात है, तो हम यही कहेंगे ऐसे पदार्थों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में, जो एक ही दिशा में चक्र करते हैं। हाँ, एक ही दिशा में चक्र करते हैं। अब समझ गए होंगे बात। हाँ, एक ही दिशा में चक्र करते हैं, जिस कारण चुंबकीय, वही घुमाने वाला, जिस कारण से उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जिस कारण चुंबकीय आघूर्ण की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब समझ गए होंगे थर्ड नंबर, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ ये क्या होते हैं भाई, ये तो समझिए कि अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय का छोटा भाई है अनुचुंबकीय। क्षेत्र की दिशा में ये भी चुंबकित होता है, क्षेत्र की दिशा में ये भी चुंबकित होता है। फर्क ये है
ये धीरे से चुंबकित होता है, हल्का सा चुंबकित होता है, ये बहुत तेजी से चुंबकित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम भाई सीधा यही बात कह दें कि ये जो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं, यहां हमने कहा, तो इसको हम लिखाते नहीं है, यहीं पर बदलाव आप लोग हम बता देते हैं, कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि ऐसे पदार्थों में, तो सेम वही बात, ऐसे पदार्थों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखा अधिक मात्रा में होते हैं, यही बदलाव कर लीजिए, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये बड़ा भाई है, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो एक ही दिशा में चक्रण करते हैं, जिस कारण चुंबकीय आघूर्ण की तीव्रता यहां लिखे हमने बढ़ जाती है। यहां तुम्हें क्या बदलाव करना है, बहुत अधिक, बस इतना ही बदलाव है। यहां बस इतना करना है, तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है, और ये क्षेत्र की दिशा में बस यहां पर एक बदलाव, तेजी से, तो समझ गए होंगे। लौह चुंबकीय में दो, ऊपर वाले से नीचे इसमें दो जगह बदलाव है। एक जगह यहां अधिक के जगह पर बहुत अधिक, और दूसरा जो इसमें लिखा गया था क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, वो यहां पर कहते हैं प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं या तेजी से चुंबकित हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में जब यहाँ पढ़ाते हुए इससे पढ़ाए होंगे, एक नोट हम बता देते हैं। कहने का मतलब, ताप प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ में ताप के घटने पर चुंबकत्व बढ़ता है। तो इतना जानते रहेंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि क्या मतलब, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व उल्टा होता है। ताप के घटने पर क्या होता है, ताप के घटने पर ये क्या होता है, बढ़ता है। तो ये अब उम्मीद करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन हमें लगता है बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये समाप्त हो गया है। एक हमें कमेंट में और क्वेश्चन मिला था, उसको भी हम पढ़ा देते हैं। 2 नंबर में आता है कि वो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। या आप कैसे कहेंगे कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। तो ये अगला क्वेश्चन है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर अगर नया क्वेश्चन डाल दें। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। कहने का मतलब ध्यान होगा, हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। उन्होंने साथ में यह भी बताया था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। मतलब अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में क्या फर्क है वो समझते होंगे कि जैसे रोड पर ट्रक जा रहा है, अगर रोड पर ट्रक जा रहा है और रोड उसके टायर के आसपास जो भी धूल आ रहे हैं, वो अगर ट्रक ऐसे जा रहा है और धूल कैसे कंपन करते, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, भाई ट्रक के आसपास जो धूल रहेंगे वो कंपन तो करेंगे ही जैसे ही ट्रक जाएगा। अब आप मान लीजिए कि ट्रक एक तरंग है, ट्रक क्या है, तरंग है। तो ट्रक ऐसे जा रहा है, मतलब पूरब से पश्चिम में जा रहा है, और उसके समीप आने वाले जो धूल है वो ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रक तो ऐसे जा रहा है और उसके माध्यम के
जो पार्टिकल है, कण है, वो तरंग के चलने की दिशा की कैसे कंपन करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। अगर ऐसा है तो वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो 9th में था, 11th में था। अगर ट्रक जिस दिशा में जा रहा है, आगे आगे धूल वूल भी उसी की दिशा में अगर चली जा रही है, तो इसका मतलब ट्रक के चलने के अर्थात तरंग के चलने के समांतर में धूल के कण कंपन करते हैं, तब वहां अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये तो हमने याद दिला दिया। अब कहने का मतलब हाइगेंस, हम यही कहेंगे, हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। यहां चूंकि 2 नंबर में आता है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या होता है, ये हम बताने नहीं जा रहे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग में फ्रेनल आ गए बाद में। हाइगेंस ने अनुदैर्ध्य तरंग माना था। फ्रेनल ने बताया कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या हो भाई? जो जिस माध्यम में तरंगे चल रहे हैं उसके माध्यम के कण अगर उसके चलने की लंबवत कंपन करते हैं तभी वो अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो वही बात तो हम यहां पर लिख देते हैं कि हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और शॉर्ट कर दे रहे हैं। और फ्रेनल ने बताया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। फ्रेनल ने बताया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है जिसे इस पर रस्सी के प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है, जिसे रस्सी के प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। देखो अब क्या है भाई, यहां पर समझिए। देखिए 2 गत्ता है, मान लीजिए कोई गत्ता है 2, और उस गत्ते में 2 गत्ते हैं। देखो एक गत्ता ये है, एक गत्ता ये है, और उस गत्ते में ऐसे चाकू से एक छिद्र कर दिया गया। ऐसे ध्यान दीजिएगा बात, ये देखो ये डॉटेड लाइन से हमने छिद्र किया है। तो दोनों गत्ते को रखकर दोनों गत्ते में ऐसे चाकू से ऐसे छिद्र कर दिया गया। अब पहले गत्ते के छिद्र का नाम S1, दूसरे गत्ते के छिद्र का नाम S2। समझेंगे बात? अब इस छिद्र से एक रस्सी को क्रॉस पार कराया जाता है, जिसके एक सिरे को आधार से बांध दिया जाता है यहां पर, और दूसरे सिरे को ध्यान दीजिए होता क्या है, दूसरे सिरे को देखो भाई रस्सी में, जैसे रस्सी एक जगह बांध दिया गया, समझेंगे बात, एक जगह बांध दिया गया और हाथ में इधर रस्सी पकड़े हैं। अब हमने क्या कहा, अनुप्रस्थ का मतलब कि रस्सी तरंग के चलने का माध्यम है, तो रस्सी कंपन करे ऊपर नीचे लंबवत और तरंग जाए आगे। तो रस्सी में देखें हम 2 तरीके की तरंगे उत्पन्न कैसे होंगी बता रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अगर रस्सी बांधे हैं ऐसे झटका, मतलब ऐसे झटका दे दीजिए तो रस्सी ऐसे 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 कंपन करेगी, तो ये तो हुआ अनुप्रस्थ तरंग। और रस्सी वहां उधर बांध दीजिए और ऐसे उसको खींचिए, फिर ढीला कीजिए, खींचिए, ढीला कीजिए। तो कहने का मतलब जैसे टाइट कीजिए, ढीला कीजिए, टाइट कीजिए, ढीला कीजिए, ऐसा करेंगे तब उसमें अनुदैर्ध्य तरंग हम उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइट करेंगे, ढीला करेंगे तो उसी की दिशा में उसका भी कंपन होगा, माध्यम का भी। और जब उसे झटका देंगे तो उसका ऊपर नीचे कंपन होगा। तो कहने का मतलब ये फ्रेनल ने क्या देखा कि जब रस्सी जो गुजार दी गई है, दोनों का छिद्र समांतर है, जैसा इसका छिद्र है ऐसे इसका छिद्र है, तब इसमें जब रस्सी में अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न किया जाता है, कहने का मतलब ऐसे झटका दिया जाता है। तो जब अनुप्रस्थ कंपन
उत्पन्न किया जाता है। तो चूंकि दोनों छिद्र समांतर हैं, तो जो कंपन S1 में होता है, छिद्र S1 में, उस वही ज्यों का त्यों कंपन S2 से बाहर निकल आता है। कहने का मतलब दोनों छिद्र एक ही जैसे तो हैं, तो जैसे झटका दिया गया, तो जैसे ऊपर नीचे कंपन इस छिद्र में होता था, वैसे ही इस छिद्र से ऊपर नीचे कंपन करके बाहर निकल आया। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इस गत्ते को घुमाया जाता है, मतलब समांतर न रख के ऐसे घुमाया जाए, तो खुद ही सोचिए, दोनों छिद्र ऐसे थे, तब रस्सी ऊपर जाती थी तो उसमें भी ऊपर जाती थी, नीचे आती थी तो उसमें, और जब दूसरे गत्ते को घुमाया गया तो उसका जो छिद्र है वो उस पहले छिद्र के कैसा होता गया। देखो भाई, छिद्र ऐसे था, अब छिद्र को ऐसे ऐसे घुमा दिया गया, तो जब रस्सी इसमें पहुंचेगी तो अब जैसे ऊपर कंपन करेगी, छिद्र में फंस जाएगी, क्योंकि गत्ता तिरछा हो गया है, छिद्र तिरछा हो गया है। और अगर इस छिद्र को, S2 छिद्र को, ये S2 की बात हो रही है, S2 छिद्र को ऐसे ऐसे घुमा कर दिया जाए, S1 के क्या लंबवत, अब खुद देखिए, उसमें तो रस्सी ऊपर नीचे कंपन कर जाएगी क्योंकि छिद्र ऐसे है, लेकिन जब इसमें पहुंचेगी तो इस छिद्र में जैसे ऊपर कंपन करने की मन करेगी, ये छिद्र ऐसे लंबवत तो है, कंपन ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तरंगे अनुप्रस्थ कंपन ना करती, ऊपर नीचे मतलब लंबवत कंपन ना करती, तो जब हमने S2 छिद्र को घुमा दिया था, तब भी ज्यों का त्यों S1 का कंपन ज्यों का त्यों S2 से बाहर निकल जाता, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रस्सी क्या है, वो अनुप्रस्थ ही कंपन करती है। अब तो वही बात है, और अगर छिद्र में मतलब अनुप्रस्थ कंपन, तो यही बात हमें बता देना है, तो हम यही कहेंगे, चाहे तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिए, हम बोलते हैं, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए आराम से, समझाया। देखिए, हम यही बोलते हैं, क्या कहेंगे, इसमें इसमें दो गत्ता लिया गया, इसमें दो गत्ता लिया गया, गत्ते में दो छिद्र S1 और S2 किए गए, इन दोनों छिद्रों से एक रस्सी पार कराई गई, और रस्सी के एक सिरे को आधार से बांधकर दूसरे सिरे पर जब अनुप्रस्थ कंपन कराते हैं, तो यदि, बस इतनी बात, तो यदि दोनों गत्तों के छिद्र समांतर हैं, तो छिद्र S2 से कंपन ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है, जबकि जब छिद्र S2 को S1 के लंबवत कर देते हैं, तो S1 में उत्पन्न होने वाला कंपन S2 से बाहर निकल नहीं पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश, कहने का मतलब इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो उम्मीद करते हैं, और इसमें कुछ कम करें यार, खुद समझो क्या बताए इतना। अगर कोई चित्र उत्र बना दिए और कुछ अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य के बारे में बता दिए, इतनी बात बता दिए, 2 नंबर का हो गया, ज्यादा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम एक बार सुझाव देते हैं कि आप लोग इस वीडियो को इमीडिएट जो ही हम अपलोड करें तुरंत देखिए, फिर आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं मिलता है जो बोर्ड में आता है और समझ में नहीं आ रहा है, हमने नहीं पढ़ाया है, तुरंत कमेंट में लिखिए, हम पुनः वीडियो उसका बनाकर डाल देंगे, जिससे कुछ आसान हो जाएगा। अब हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग पूरी ताकत, पूरी जोर शोर, यही रात अंतिम, यही रात भारी लगा दीजिए ताकत, जो जीता वही सिकंदर, नंबर आना चाहिए, ये हम हर हालत में कहते हैं। आप पूरी ताकत लगाइए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जो मेहनत करेंगे वो सफलता अवश्य पाएंगे।